हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजा, किसान और नगर। एक मिनट, देखिए ये टॉपिक जो है हमारा वो है क्लास 12th, एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12th, और उसी का ही सेकंड चैप्टर है जिसमें राजा, किसान और नगर इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनके बारे में भी किस पीरियड में, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो ये 1000 वर्षों का समय है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में जो महाजनपद हुए हैं, स्पेशली उनमें मगध और वहाँ के जो शासक, जिनमें मुख्य रूप से मौर्य वंश आता है। इसके बाद कुछ और वंश के बारे में, जैसे कि गुप्त काल, इनमें समुद्रगुप्त के बारे में दिया हुआ है। और अगर हम बात करें तो और भी अन्य शासक जैसे कि कनिष्क के बारे में दिया हुआ है। तो इन कुछ राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके अभिलेख क्या कहते हैं, इनके सिक्के क्या कहते हैं, और इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका जो समय है, टाइम पीरियड, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस तो आप सभी जानते ही हैं कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें केंद्र के जो एग्जाम होते हैं, जिनमें सीटेट ले लीजिए आप, या फिर डीएसएसपी के जो भी एग्जाम है, उनमें तो एनसीईआरटी की बुक से लाइन ऐसे ही उठा उठा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल वहीं से, एनसीईआरटी की बुक से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको एनसीआर डीएसएसबी का एग्जाम क्लियर करना है तो इसके लिए तो आपको 100% एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। इसके अलावा बाकी के सभी एग्जाम में भी अगर आपको अपना बेस क्लियर करना है तो एनसीईआरटी की आवश्यकता आपको पड़ती ही है। चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा टॉपिक है राजा, किसान और नगर, और इनमें आरंभिक राज्य कौन कौन से रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाएं। देखिए भाई, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका अंत होने के बाद का जो समय रहा है, तो यही वो समय था जब सिंधु नदी और इसकी जो उपनदियां हैं उनके किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। तो ये जो समय रहा है, इसी समय में ऋग्वेद का लेखन शुरू हुआ। अगर पूछा जाए ऋग्वेद का लेखन कब हुआ, तो वो इसी टाइम पीरियड में हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए जो दक्कन के क्षेत्र है उनमें चरावाह बस्तियां भी के भी प्रमाण मिलते हैं इसी काल में। और अंतिम संस्कार के भी नए तरीके सामने आने लगे थे। नए तरीकों में क्या है, वो है जैसे कि महापाषाण, अर्थात बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे मिलते थे। कई स्थानों पर तो जो शब्द अपनाए जाते थे उनके साथ लोहे के बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया है, क्योंकि ये समय वो है जिसे लोह युग कहा गया है। इसमें लोहे का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। तो शवों के साथ क्या क्या दफनाया गया था, लोहे से बने हुए उपकरण और हथियारों को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर आप एक सांची का स्तंभ देख सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और कब का है ये है 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व, लगभग 200 ईस्वी पूर्व का ये यहाँ पर अभिलेख दिया है। और देखिए इसकी जो लिपि है वो कैसी है। देख, ईसा पूर्व छठी शताब्दी अर्थात 600 ईस्वी पूर्व के आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये परिवर्तन होने के बाद जो है, क्योंकि पहली बार तो नगरों का उदय कब हुआ था, वो हुआ था हड़प्पा सभ्यता के समय। अब द्वितीय नगरीकरण होने लगा था और लगभग पूरे ही उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकारों जो है अभिलेख ग्रंथ, सिक्के और चित्रों के माध्यम से स्रोतों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि किस किस तरीके के कार्य हुए हैं, क्या परिवर्तन आए हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया है, विकास का जो आकलन किया जाता है, वो किसके आधार पर होता है, वो होता है अभिलेख ग्रंथ, सिक्के, चित्र आदि के आधार पर, क्योंकि ये प्रमुख स्रोत रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए प्रिंसिप और पियदर्सी। पहले तो यहाँ देख लेते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है अभिलेखाशास्त्र। अभिलेखाशास्त्र जिसे एपिग्राफी भी कहते हैं। तो जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाए वो होता है अभिलेखाशास्त्र। अभी प्रिंसेप कौन है? प्रिंसेप वही है जिन्होंने अशोक के जो अभिलेख थे उनकी जो लिपि थी उसे पढ़ा। पियदर्सी ये अशोक की ही एक उपाधि है। तो 1830 के दशक में कौन थे ये प्रिंसेप? ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख है वो ब्राह्मी और ख्रोष्टी दोनों लिपियों में मिलते हैं और इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया है। जो अशोक के आरंभिक अभिलेख है, सिक्के हैं, उसमें ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया और जेम्स प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर पियदसी अर्थात पियदसी का अर्थ क्या है, यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। तो ये जो प्रिंसेप थे इन्होंने 1830 के दशक में पढ़ा ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को और उन्होंने ही बताया कि पियदसी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम अभिलेखों और सिक्कों पर मिलता है। इसके अलावा राजा को और क्या नाम मिलता है अभिलेखों पर, वो मिलता है अशोक। ये देखिए, इसके अलावा अशोक भी अभिलेखों पर मिलता है और जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी शासक ने जिस धर्म को बढ़ावा दिया उन्होंने अपने उसी राजा को सबसे प्रसिद्ध शासक बताया। अब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसका प्रचार प्रसार किया, इसीलिए इन्होंने अशोक को एक प्रसिद्ध शासक बताया। जो ब्राह्मण जिस शासक ने ब्राह्मण धर्म को महत्वता दी, ब्राह्मण ग्रंथों में उसकी भी प्रशंसा मिलती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को बढ़ावा दिया था तो जैन धर्म ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छा शासक बताया है। तो इस चीज को तो आप ध्यान में रख ले, जिस भी शासक ने जिस धर्म को बढ़ावा दिया उन्हीं धर्म ग्रंथों में उसे उस शासक को एक अच्छा शासक माना है। इसके अलावा चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं कि अभिलेख क्या है। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। तो कहाँ कहाँ खुदे होते हैं अभिलेख? पत्थर, धातु और मिट्टी जैसी जो कठोर सतह होती है उस पर खुदे होते हैं। और इनमें क्या वर्णन दिया जाता है? इनमें उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके विचारों का वर्णन होता है जो इन अभिलेखों को खुदवाते हैं। इसमें राजा के क्रियाकलाप, राजा द्वारा किए गए कार्य, महिला और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दान दिया जाता है, उनका भी वर्णन होता है। अर्थात जो ये अभिलेख होते हैं वो एक स्थायी प्रमाण होते हैं किसी के बारे में पता करने का, या फिर राजा ने कोई आदेश दिया है, कोई कार्य किया है, तो ये उसका एक स्थायी प्रमाण होते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के निर्माण में तिथि भी खुदी होती है। इन पर तिथि भी लिखी होती है कि अभिलेख कब का है, और जिन पर तिथि नहीं होती उनका काल निर्धारण का समय कैसे पता करते हैं? वो आमतौर पर उन पर जो लिपि लिखी होती है या उनकी लेखन शैली जो होती है उसी के आधार पर पता लगाते हैं कि ये अभिलेख किस काल का है। जैसे कि लगभग 250 ईस्वी पूर्व ए अक्षर, देखिए अक्षर कैसे लिखा है, इस प्रकार लिखा जाता था। ये क्या है? जैसे उल्टा, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा के लिखा हो। लेकिन कुछ समय बाद जब 500 ईस्वी की बात करें, 250 से 500 तक, अर्थात 750 साल बाद ए को कैसे लिखा जाने लगा? ये ऐसे लिखा जाने लगा। अब ये ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर भय लिखा हो। तो कितना अंतर आया लिपि में, ये देखिए। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। ये क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कि जो प्राचीनतम अभिलेख है किस भाषा में लिखे जाते थे? तो वो लिखे जाते थे प्राकृत में। और प्राकृत भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा वो होती थी जो जन सामान्य आम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती थी। आप जब पढ़ रहे हैं, देखिए जब हमने ऊपर पढ़ा तो वहां पर अशोक ऐसे लिखा हुआ था और अजात शत्रु, तो ये कौन सी भाषा के शब्द है? ये है प्राकृत भाषा के शब्द। आपको देखने में अजीब लगा होगा कि ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये सब प्राकृत भाषा के है, इसलिए ऐसे लिखे हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से ही मिले हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे लिखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ शब्द तमिल, पाली और संस्कृत भाषाओं के भी यूज हुए हैं। चलिए अब प्रारंभिक राज्य देख लेते हैं। प्रारंभिक राज्यों में कौन कौन आते हैं? देखिए, प्रमुख रूप से 16 महाजनपद थे। जब जनपदों का उदय हुआ तो उसमें 16 प्रमुख महाजनपद थे। और ये कब आए? देखिए, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है, 6ठी शताब्दी 600 ईस्वी पूर्व का जो समय है वो एक परिवर्तनकारी समय माना गया है।
और इस समय आरंभिक राज्य नए नगर बन रहे थे, लोहे का अत्यधिक प्रयोग हो रहा था और सिक्कों का विकास भी बढ़ रहा था। इस समय बौद्ध और जैन धर्म भी आए थे, क्योंकि परिवर्तन माना गया था। जो धार्मिक रूप से बहुत सारे कर्मकांड आ चुके थे, उनके खिलाफ बौद्ध और जैन धर्मों का विकास हुआ। और इन्हीं बौद्ध और जैन धर्मों में 16 जो महाजनपद है उनका वर्णन मिलता है। हालांकि इन दोनों बौद्ध और जैन धर्म में जोन जोन से महाजनपद बताए गए हैं उनके नाम सेम नहीं है, कुछ अलग भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो महाजनपद थे जिनमें वज्जी ये गणराज्य रहा है, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती ये नाम तो इनमें भी मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। तो महाजनपदों में जो शासन करता था वो कौन था? वो राजा करता था। लेकिन कुछ गण भी हैं, गण या संघ के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें जो शासन करता था वो एक व्यक्ति नहीं करता था, गण में वो करता था लोगों का समूह, इसलिए इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध भी इन्हीं गणों में से संबंधित थे। वज्जी संघ की भांति कुछ राज्यों में भी भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। तो जैसे वज्जी संघ में आर्थिक स्रोतों पर किसका नियंत्रण होता था? जो वहां के शासक होते थे उनका नियंत्रण होता था। तो उन्हीं का अनुकरण करके कुछ अन्य राज्यों में भी आर्थिक स्रोतों पर राजा अपना नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। तो इस तरह के जो राज्य थे वे लगभग 1000 साल तक भी बने रहे। जनपद किसे कहा गया है? देखिए जो हम ये जनपद पढ़ रहे हैं 16 महाजनपद, तो ये जनपद कहाँ से बना? जो छोटे जनपद थे उन जनपदों के विलय के बाद बने महाजनपद। अब जनपद किसे कहा गया? जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन अर्थात लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखती है या वे बस जाते हैं। तो जहाँ पर लोग या कोई कुल बस जाता है वही कहलाया जनपद। और इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषा में मिलता है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किले की घेराबंदी की जाती थी। क्यों? क्योंकि दूसरा राजा जो है दूसरे जनपद द्वारा वहां पर आक्रमण न कर दिया जाए, उसकी सुरक्षा के लिए ही किलेबंदी की जाती थी। ये देखिए अब आप यहाँ पर कुछ जनपद देख सकते हैं, महाजनपद कौन कौन से थे। ये रहे, देखिए आपके गांधार, कंबोज, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे उत्तर में यहाँ पर कंबोज है और सबसे दक्षिण में है अस्मक। तो कंबोज, गांधार और यहाँ पर कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, चेदी, अवंती, वत्स, काशी, कौशल, मल, वज्जी और ये यहाँ पर मगध और वंग और ये अंग, ये कुछ प्रमुख महाजनपद हैं। चलिए भाई देखिए अब इसमें आगे बताया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। तो जो धर्म ग्रंथ थे, धर्मशास्त्र थे, इनकी रचनाएं किस भाषा में? संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा की गई। और ये अपेक्षा की जाती थी कि जो राजा होता था वो क्षत्रिय वर्ग का ही होगा। 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनमें से जो राजा है वो किस वर्ण का होगा? वो क्षत्रिय का ही होगा, ये अपेक्षा की जाती थी। शासकों का काम क्या होता था? शासक का काम होता था किसान, व्यापारी और शिल्पकार इनसे कर लेते थे। इसके अलावा ये इनसे भेंट भी वसूल करते थे। भेंट वसूलना अर्थात ये जो उपहार देते थे। इसके अलावा इनके जो संपत्ति जुटाने का एकमात्र साधन था, इनके पास संपत्ति कहाँ से आती थी शासकों के पास? तो वो थे पड़ोसी राज्यों पर ये आक्रमण करके वहां से धन इकट्ठा करते थे। तो मुख्य जो स्रोत है इनकी आमदनी का वो क्या माना गया है? दूसरे राज्यों पर आक्रमण करो और वहां से जो ये धन लूटते थे वो होती थी इनकी संपत्ति। इसके अलावा ये कर तो लेते ही थे,
धीरे धीरे कुछ राज्य अपनी स्थायी सेना भी रखने लगे। स्थायी सेना क्यों रखने लगे? एक तो इन्हें खुद की भी सुरक्षा करनी थी और दूसरा दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इसके अलावा जो कुछ और राज्य थे वे सहायक सेना पर निर्भर थे। सहायक सेना से क्या अर्थ है? सहायक सेना से अर्थ है कि ये किसान वर्ग की अपनी सेना बनाकर रखते थे। जब भी इन्हें आवश्यकता होती थी तो उस किसान वर्ग को ये अपने पास बुला लेते थे और बाकी के समय में वे अपना कृषि कार्य करते थे। देखिए यहाँ पर देखते हैं ओलिगार्की व्यवस्था। ओलिगार्की व्यवस्था किसे कहते हैं? ओलिगार्की या समूह शासन अर्थात जिसमें कई व्यक्तियों द्वारा एक समूह के द्वारा शासन किया जाए, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। रोमन गणराज्य के बारे में भी पढ़ा है और वहां पर एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग है। तो रोमन साम्राज्य में भी समूह के द्वारा ही शासन किया गया, हालांकि वहां पर अलग नाम बताया गया है। तो ओलिगार्की व्यवस्था है ये। ओलिगार्की व्यवस्था का नाम आप कई बार हड़प्पा काल में पढ़ोगे। जब हड़प्पा के शासक के बारे में पूछा जाता है तो वहां की भी शासन व्यवस्था को ओलिगार्की व्यवस्था ही बताया जाता है। 16 महाजनपदों में प्रथम। तो 16 महाजनपदों में प्रथम से क्या अर्थ है? अर्थात जो सबसे प्रमुख महाजनपद उभर कर आया वो था मगध। मगध कहाँ स्थित है? ये स्थित है आधुनिक बिहार में। और कब? 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। ये एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। और ये जो महाशक्तिशाली बना सबसे ज्यादा सभी जनपदों में, महाजनपदों में, तो क्यों बना? इसके क्या कारण रहे हैं? एक तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है यहाँ की भूमि। मगध का जो क्षेत्र है यहाँ खेती की अच्छी पैदा होती थी। यहाँ लोहे की खदानें होने के कारण आधुनिक जो झारखंड का क्षेत्र है वो इसी में आता था। लोहे की खदानें स्थित थी जिससे कि लोहे के उपकरण और हथियार बनाने आसान हो गई। जंगलों से हाथी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे जो कि सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे। इसके अलावा गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके कारण आवागमन का रास्ता और भी सुलभ हो जाता था, क्योंकि जो व्यापार किया जाता था, इधर उधर आने जाना होता था, वो नदियों के माध्यम से जलमार्ग द्वारा आसानी से हो जाता था। और जो आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। तो देखिए ये तो ऊपर पढ़े हमने इसके भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में कि यहाँ जो खेती है वो अच्छी होती थी, यहाँ लोहे की खदानें उपस्थित थी, यहाँ जो हाथी आसानी से उपलब्ध थे, जल मार्ग थे, ये तो सब है इसके भौगोलिक कारण मगध के। इसके अलावा बौद्ध और जैन ग्रंथों ने बताया कि यहाँ के जो शासक हैं उनकी नीतियां भी काफी अच्छी रही है। इनमें बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद कुछ प्रसिद्ध राजा रहे हैं जो कि बहुत महत्वाकांक्षी थे। शुरू में राजगाह, देखिए राजगाह ये मगध की राजधानी थी। राजगाह या फिर इसे राजगृह भी कहा गया है। कहाँ पर स्थित? आधुनिक बिहार के राजगीर। वर्तमान में इसका नाम क्या है? राजगीर। और राजगाह नाम है, ये प्राकृत भाषा का शब्द है। ये थी मगध की राजधानी। और इसका अर्थ क्या होता है? राजगाह का अर्थ होता है राजाओं का घर। ये पहाड़ियों के बीच बसा था और एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। किसने बनाया था? जो उदयन थे उन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था और राजधानी बनाया अपनी। पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थिति थी। तो कहाँ पर स्थित था ये गंगा के किनारे स्थित था। और पाटलिपुत्र हर्यक वंश का शासक था उदयन, इन्होंने ही बसाया था। देखिए यहाँ पर देखते हैं भाषा और लिपि। अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख है वो किस भाषा में मिलते हैं? वो मिलते हैं प्राकृत भाषा में। इसके अलावा जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है जैसे कि अफगानिस्तान, तो वहां पर अरमेइक और यूनानी दोनों भाषाओं में अभिलेख मिले हैं। प्राकृत भाषा के जो अभिलेख है उनकी लिपि कौन सी थी? वो थी ब्राह्मी लिपि। जबकि पश्चिमोत्तर भारत के जो लेख हैं उनकी वे ख्रोष्टी में लिखे गए हैं। अरमेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग ये कहाँ पर किया गया है? अशोक के कौन से अभिलेख में? जो अफगानिस्तान से मिले हैं। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो जो मगध में मुख्य सबसे बड़ा साम्राज्य माना गया है वो माना गया है मौर्य का।
मौर्य काल का जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा माना गया है। तो मगध के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 321 पूर्व शासक बने। और इनका शासन कहाँ तक फैला हुआ था? इनका साम्राज्य था अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इनके जो पौत्र है अशोक, जिन्हें आधुनिक भारत का आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, और इन्होंने उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा कहा, उस समय था कलिंग, तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? वो था अशोक। अब मौर्य वंश के बारे में जानकारी देखिए कहाँ से मिलती है। हमें जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या रहे हैं? जानकारी हमें पुरातात्विक प्रमाणों से मिलती है और इसके अलावा कुछ रचनाएं भी होती है, रचनाओं के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, और इनकी रचना है इंडिका। तो मेगास्थनीज ने मौर्य काल के बारे में लिखा है, तो रचनाओं के माध्यम से हमें जानकारी मिली। इसके अलावा मौर्य काल का ही एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखा था, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या चाणक्य ये थे चंद्रगुप्त के मंत्री। इसके अलावा मौर्य शासकों का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, संस्कृत ग्रंथों में भी मिलता है। अशोक के अभिलेख सबसे मूल्यवान स्रोत माने गए हैं। अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए हैं वो सबसे मूल्यवान स्रोत माने गए हैं। अशोक ही वो पहला राजा था जिसने अपने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। इससे पहले जो वर्णन होता था, इससे पहले को ऐसे लिखित रूप में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। अशोक ही पहली बार वो राजा रहा है जिसने आदेशों को लिखवाया, कहीं पर प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया। इसने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का भी प्रचार किया। और इसमें इन अभिलेखों में क्या लिखा होता था? इनमें लिखा था कि हमें बड़ों के प्रति आदर रखना चाहिए, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदार भाव रखना चाहिए, सेवक और दास उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और दूसरों के धर्म और परंपराओं का भी हमें आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है अपने धर्म का तो हम आदर कर रहे हैं और साथ में दूसरे के धर्म का निरादर कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। साम्राज्य का प्रशासन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये शीर्ष जो कि अशोक के ही एक स्तंभ से लिया गया है। साम्राज्य के प्रशासन में मौर्य साम्राज्य का जो राजनीतिक केंद्र थे वो 5 प्रमुख केंद्र थे, जिनमें एक तो थी पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी राज्य की। इसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी का स्थित है, ये कर्नाटक में है। तो 4 प्रमुख केंद्र तो ये हो गए, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, और इसके अलावा एक थी राजधानी पाटलिपुत्र। विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक क्या इन सभी क्षेत्रों में जहां जहां तक इनका साम्राज्य फैला था सब जगह प्रशासनिक व्यवस्था एक समान रही होगी? तो ऐसा संभव नहीं था कि पूरे साम्राज्य में एक जैसी ही प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो। हर जगह अपने अलग नियम होंगे। ये देखिए कौन कौन से केंद्र हैं इनके। ये रहा यहाँ पर तक्षशिला, ये यहाँ पर उज्जैनी आप देख सकते हैं, तोसली यहाँ उड़ीसा में था, और पाटलिपुत्र ये रहा। चलिए भाई आगे देखते हैं। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में सभी क्षेत्र अलग अलग थे। कहीं पहाड़ी क्षेत्र था, जैसे अफगानिस्तान में पहाड़ी क्षेत्र, उड़ीसा में तटवर्ती क्षेत्र। तो इन सभी क्षेत्रों पर एक जैसे नियम लागू कैसे हो सकते थे? तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी जो कि कर्नाटक में है, यहाँ सोने के पहाड़ है, तो ये सोने की खदान के लिए उपयोगी था। याद रखना है आपको कि सुवर्णगिरी किसके लिए प्रसिद्ध था, तो स्वर्ण से ही आप नाम याद रख सकते हैं, स्वर्ण अर्थात सोना। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदी मार्ग दोनों से ही आवागमन बना रहना जरूरी था। तो साम्राज्य में अगर हमें संचालन कार्य अच्छे से करना है तो जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों ही जरूरी होते हैं। मेगास्थनीज ने बताया है कि जो सैनिक गतिविधियां होती थी उनके संचालन के लिए एक समिति होती थी और उसकी 6 उप समितियां होती थी। इन 6 उप समितियों का कार्य क्या क्या होता था?
इनमें से एक उप समिति तो करती थी नौसेना का संचालन। याद रखनी है ये 6 की 6 समिति। दूसरी उप समिति का कार्य होता था यातायात और खान पान की व्यवस्था करना। देखिए जब आवागमन होता था उस समय इतने अच्छे वाहन तो नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो वर्तमान में है, इसलिए कई कई दिनों काफी लंबा समय, महीनों तक का समय लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और जब इतना लंबा समय लगेगा तो वहाँ उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी, जो यात्री है उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी होगी। इसीलिए 6 उप समितियां बताई गई है, जिनमें से एक का कार्य तो था नौ संचालन की व्यवस्था करना। दूसरी उप समिति करती थी यातायात और खाने पीने की व्यवस्था। तीसरी उप समिति का कार्य था पैदल सैनिक जो जाते थे उनका संचालन करना। चौथी में अश्वारोही, पांचवी में रथरोही और छठी में हाथी। याद रख लेना है। सबसे पहले नाव चलाई जाएगी, नाव के द्वारा यातायात होगा, उन्हें वहां पर खाना पीना भी मिलेगा। इसके बाद पैदल सैनिक आएंगे, पैदल के बाद कौन, घोड़े वाले सैनिक, घोड़े के बाद रथ वाले, रथ के बाद हाथी। अब जो ये दूसरी उप समिति है इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि इसके कार्य कई अलग अलग तरह के थे। जैसे उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की भी व्यवस्था करते थे, सैनिकों के भोजन की भी व्यवस्था करते थे, जानवरों के भी चारे की व्यवस्था करते थे, और सैनिकों की जो देखभाल होती थी उसके लिए सेवक और शिल्पकारों की भी ये नियुक्ति करती थी। जो सम्राट के अधिकारी थे, चलिए एक बार उनके कार्य देखते हैं क्या क्या है, यहाँ पर बताए गए हैं। सम्राट के जो अधिकारी हैं उनका कार्य था, कुछ तो अधिकारी नदियों की देखरेख करते थे, जैसे मिस्र में होता था, भूमि मापन का काम भी करते थे। कुछ का कार्य था नहरों से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करना, ताकि ये देख पाए कि पानी अच्छे से पहुंच रहा है, उसकी आपूर्ति सब जगह समान हो रही है या नहीं। इन्हीं अधिकारियों का कार्य था शिकारियों का संचालन करना। शिकारियों के जो कार्य होते थे उनके आधार पर ये उन्हें इनाम और दंड भी दे देते थे। कर वसूली भी अधिकारी करते थे। भूमि से जुड़े जो व्यवसाय हैं उनका निरीक्षण करते थे। इसके अलावा लकड़हारे, बढ़ई और लोहारों खननकर्ताओं का भी निरीक्षण अधिकारी करते थे। देखिए अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का भी प्रयास किया। इन्होंने कहा, देखिए जो धम्मम का इन्होंने प्रचार किया, धम्मम के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। सार्वभौमिक अर्थात सभी में लागू, सभी जगह लागू। अशोक के अनुसार धम्मम के माध्यम से लोगों का जीवन आसान हो जाता है। इस संसार में तो होता ही है, इसके बाद संसार से मरने के बाद भी जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद भी उसका जीवन अच्छा होता है। धर्म के प्रचार के लिए धम्मम महामात के नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की गई। धम्मम महामात की नियुक्ति की जाती थी धर्म के प्रचार के लिए। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? देखिए जो मौर्य साम्राज्य है इसके बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है, यहाँ के जो अभिलेख है, वो सबसे ज्यादा मौर्य साम्राज्य इन्हीं के लिए जाना जाता है। अशोक के अभिलेख, शिलालेख, इनके कारण मौर्य साम्राज्य की काफी अच्छी पहचान रही है। इसके फिर भी देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्षों तक ही चल पाया, और ये ज्यादा लंबा समय नहीं रहा है। इसके बाद के बहुत से साम्राज्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने काफी लंबे समय तक शासन किया, और इसमें भी मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। यहाँ तक कि साम्राज्य की जो सीमा है उसके अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था, सभी जगह पर नियंत्रण समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आते आते तो कई नए शासक और रजवाड़े भी स्थापित होने लगे थे। ये देखिए सेना के लिए हाथी पकड़ना, सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। अब हाथियों को कैसे पकड़ा जाता था इसके बारे में अर्थशास्त्र में एक वर्णन दिया गया है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था। इसमें बताया गया है कि हाथियों को पालने वाले, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोग, सीमा रक्षक, वनवासी और महावत और हथिनियों की सहायता से हाथियों को पकड़ा जाता था। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर
कि मौर्य सम्राट के पास कितने पैदल सैनिक थे, तो 6 लाख, घुड़सवार 30,000, हाथी थे 9,000। राजधर्म के नवीन सिद्धांत क्या माने गए हैं? दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण के बारे में अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। मौर्य काल के बारे में, उत्तर भारत में जो शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब दक्षिण के बारे में देखते हैं। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का क्षेत्र तमिलकम में आता है। क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तमिलकम के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। और इनमें कौन कौन से शासक राज्य रहे हैं, वंश रहे हैं? तो वो थे चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी थे। सरदार और सरदारी क्या है ये देखते हैं। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। इसका पद वंशानुगत हो भी सकता है और नहीं भी। इसके समर्थक कौन होते हैं सरदार के? तो वो होते हैं इनके खानदान के लोग। और इनका कार्य होता है विशेष अनुष्ठानों का संचालन करना। युद्ध के समय ये नेतृत्व करते हैं और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये लोगों से भेंट भी लेता है, लेकिन कर नहीं ले सकता। कर लेने का अधिकार केवल राजा को होता है। और अपने समर्थकों में जो ये भेंट लेता है लोगों से, उसका वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। देखिए, प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों की जो रचना हुई है तमिल में, तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है। तो सरदारों का विवरण हमें कहाँ मिलता है? संगम ग्रंथों में मिलता है। इन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया, ये सब वर्णन यहाँ पर मिलता है। कई राजा और सरदार लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। राजस्व इन्हें कहाँ से मिलता था? जो लंबा रास्ता था वहां पर जो व्यापारी आते थे, इन व्यापारियों से ही ये कर लेते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले जो सातवाहन रहे हैं और जो शक शासक रहे हैं, उनमें प्रमुख है, आपने पढ़ा भी होगा, शक शासकों ने जो रेशम मार्ग था उस पर अधिकार किया था और यहाँ से आने जाने वाले व्यापारियों से कर वसूलते थे, जिस कारण इनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। और इसका पता हमें कैसे लगता है कि जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के कनिष्क शासकों ने ही, वो शक शासकों ने ही जारी किए थे। और ये समय कब का है? ये है 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक, अर्थात 200 BC से 200 AD तक का जो समय है, इसके बारे में बात हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर पांड्य सरदार का वर्णन दिया गया है। सेन गुत्तुवन की वन यात्रा के बारे में बताया गया है। और ये वर्णन कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है शिलप्पादिकारम, एक महाकाव्य है तमिल। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कई बार आ जाता है कि ये किस भाषा का महाकाव्य है शिलप्पादिकारम, तो ये है तमिल भाषा का। और इसमें क्या वर्णन दिया गया है? इसमें बताया गया है जब सरदार के बारे में आपने पढ़ा कि पांड्य सरदार, देखिए जब सरदार यात्रा करते थे तो लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते थे, नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे। ठीक उसी तरह जैसे कि जब कोई विजय हो जाता है, कोई राजा विजय हो जाता है तो उसका आदर किया जाता है, ऐसे ही इन सरदारों का सम्मान यहाँ पर किया जाता था। और जो लोग आते थे वहां पर सम्मान करने के लिए अपने साथ उपहार लाते थे, जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरन के बाल से बने हुए जवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च, ये सभी वस्तुएं होती थी। इसके अलावा नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघ के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते भी उपहार में लाए जाते थे। दैविक राजा, यहाँ पर दैवी राजा के बारे में पढ़ेंगे। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन था देवी देवताओं के साथ जुड़ना। अर्थात ये राजा क्या करते थे? ये अपने आप को उच्च दिखाने के लिए देवताओं से अपनी तुलना करते थे। देखिए यहाँ पर बताया है, कुषाण शासक कब रहे?
प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, कुषाण इतिहास की रचना भी लेख और साहित्य परंपरा के आधार पर की गई है। ये क्या करते थे, अपनी तुलना देवताओं से करते थे और उसी तरह की उपाधि भी ग्रहण करते थे, जैसे कि देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, अपने आप को ये देवताओं के समान बताते थे, देवतुल्य। और ऐसा कहाँ होता था, ये होता था चीनी शासकों में। चीनी शासक, चीन के जो शासक है वे भी अपने आप को स्वर्ग पुत्र बताते थे। इसी तरह कुषाण शासकों ने भी, शक शासकों ने भी अपने आप को देवतुल्य बताया। और जो उत्तर प्रदेश में मथुरा है, वहां पर मथुरा के पास माट के एक देवी स्थान अर्थात जहाँ पर देवता का स्थान बताया गया, उनकी मूर्तियां रहती थी, वहीं पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई है। इन्होंने देवताओं के साथ ही अपनी भी मूर्तियां लगाई। अफगानिस्तान में भी ऐसे ही देवताओं वाली जगहों पर ही इन शासकों की मूर्तियां मिलती हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये भी भगवान के ही समान है और इन्हें उच्च समझा जाए। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई अन्य साम्राज्य आए और इनमें से कई साम्राज्य तो सामंतों पर निर्भर थे। जो इनके सामंत थे उन पर निर्भर थे। ये सामंत अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। स्थानीय संसाधनों से इन्हें जो आय प्राप्त होती थी उसके द्वारा ये अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये भूमि पर भी नियंत्रण रखते थे। जो क्षेत्र इन्हें मिला होता था उस भूमि पर इन्हीं सामंतों का नियंत्रण होता था। ये शासकों का आदर करते थे और उन्हें सैनिक सहायता भी करते थे। तो बदले में क्या करते थे, जो उस क्षेत्र का राजा होता था जिसने इन्हें सामंतों को जो भूमि दी हुई होती है, ये उस राजा का आदर करते थे और जब युद्ध होता था तो उन्हें सैनिक सहायता भी उपलब्ध कराते थे। जो सामंत शक्तिशाली हो जाता था और राजा दुर्बल होता था तो ये उस दुर्बल राजा के स्थान पर स्वयं राजा बन जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास कहाँ से मिलता है? साहित्य, सिक्के और अभिलेखों की सहायता से मिलता है। इसके अलावा कुछ राजाओं के जो कवि होते थे वो उनकी प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखते थे। प्रशस्ति से क्या मतलब क्या है, अर्थात प्रशंसा, जो प्रशंसा करने के लिए लिखी जाए। ऐसी ही एक प्रशस्ति है जो कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के लिए लिखी है। देखिए यहाँ पर ये कुषाण सिक्का दिखाया गया है, जिसके अग्र भाग पर कनिष्क और पिछले भाग पर देवता, ये कनिष्क और यहाँ पर देवता दिखाए गए हैं। ये देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन ने। और हरिसेन कौन थे? ये गुप्त साम्राज्य के जो समुद्रगुप्त थे उन्हीं के राजकवि थे। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो प्रशस्ति क्या होता है? जो प्रशंसात्मक रूप से लिखा जाए। किसने लिखी प्रयाग प्रशस्ति? हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि। और किस भाषा में लिखी गई? वो लिखी गई है संस्कृत में। तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसके बारे में पढ़ते हैं, इसे ध्यान से पढ़ना, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बनता है। तो प्रशस्ति में क्या बताया गया है, जो समुद्रगुप्त है ये कहा कि धरती पर इनके समान कोई भी दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं था, कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो समुद्रगुप्त के समान हो। इन्हें वे परमात्मा पुरुष है, साधु अर्थात भले व्यक्ति को समृद्धि करते हैं और जो बुरे व्यक्ति है उनका विनाश करने वाले हैं। वे अज्ञेय है, कोमल हृदय, इनका कोमल हृदय है और कोमल हृदय के द्वारा ही इन्हें वश में किया जा सकता है। करुणा से ये भरे हुए हैं और अनेक सहस्त्र गायों के दाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि गुप्त काल में किस शासक को गाय का दान करने वाला कहा गया? तो वो कहा गया है समुद्रगुप्त को। इनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखी वीरानियों और पीड़ितों के लिए उद्धार के लिए की गई है। इसके अलावा इनकी जो तुलना की गई है वो की है कुबेर जो कि धन देवता है, वरुण समुद्र देवता, इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु देव। ये क्वेश्चन आपका बनता भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई है? तो वो है यहाँ पर कुबेर, वरुण, इंद्र और यम। ये देखिए भाई, यहाँ पर ये कनिष्क को दिखाया गया है। कनिष्क की सिरोहीन मूर्ति अर्थात जिस पर सिर नहीं है, ये मूर्ति दिखाई गई है यहाँ पर और ये बनी हुई है बलुआ पत्थर से।
चलिए भाई, गुजरात की सुदर्शन झील। अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि कितने क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से। आप पढ़ोगे और तभी जान पाओगे। सुदर्शन झील के बारे में भी कई क्वेश्चन बनते हैं। एक मिनट। ये देखिए भाई, कहाँ पर है ये सुदर्शन झील? ये है गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर? गिरनार क्षेत्र में। ये एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम से मतलब ये बनाई गई है, प्राकृतिक नहीं है। और इसका पता हमें कहाँ से चलता है? तो दूसरी शताब्दी का एक संस्कृत अभिलेख है, पाषाण अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में है। यहाँ से एक पॉइंट आपका ये भी बनता है कि संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? तो वो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख ही है, जो कि हमें संस्कृत भाषा में मिलता है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि शक शासक थे एक रुद्रदामन, और इनकी जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन मिलता है हमें इस गिरनार अभिलेख से। इसमें बताया गया है कि इस झील का निर्माण करवाया तो गया था मौर्य काल में। मौर्य काल में यहाँ के एक स्थानीय राज्यपाल थे, उन्होंने ही इस झील का निर्माण करवाया था, जो कि तूफान आने के कारण यहाँ के तटबंध टूट गए और यहाँ का इसका पानी झील का बह गया। इसके बाद जो ये रुद्रदामन हुई है, इन्होंने ही इस झील की मरम्मत करवाई थी, और वो भी अपने ही पैसों से। इसके लिए इन्होंने कोई कर भी नहीं लिया। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख मिलता है, जो है 5वीं शताब्दी का, और इसमें वर्णन मिलता है कि गुप्त वंश के भी एक शासक ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो देखिए, इस जो सुदर्शन झील है, इससे 3 वंश संबंधित है, मौर्य वंश और रुद्रदामन, जो कि शासक है। इसके अलावा तीसरा कौन सा है? तो वो है गुप्त काल। यहाँ पर ये बनाई गई थी और इन दोनों ने ये मरम्मत करवाई थी। बदलता हुआ देहात, अर्थात गांव के बारे में भी बताए गए हैं। देखिए, जनता के बीच राजा की क्या छवि थी? देखिए, जनता के बीच जनता राजा के बारे में क्या सोचती है? अक्सर इनकी जानकारी तो हमें कम ही मिलती है, क्योंकि जितने भी अभिलेख या जो भी हमें जानकारी मिलती है वो मोस्टली राजाओं से संबंधित ही मिलती है। आम जनता के बारे में बहुत ही कम लिखा जाता था। इनका वर्णन केवल हमें जातक और पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उन्हीं में मिलता है, और उन्हीं के आधार पर इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाएं केवल मौखिक किस्से कहानियां थी, जिन्हें बाद में लिखा गया। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। देखिए, जातक कथाओं की जो भाषा है क्या थी? वो थी पाली भाषा। गदतिंदु, गदतिंदु क्या है? ये एक जातक कहानी है, और इसी में बताया गया है कि जो राजा कुटिल होते थे, उनकी प्रजा उनसे किस तरह दुखी रहती थी। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच गया, तो उसने अपने बारे में जानना चाहा कि लोग क्या सोचते हैं। तब उसे पता चला कि एक एक करके सबने अपने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत क्या थी? उनकी शिकायत थी कि रात में तो डकैत उन पर हमला करते हैं, और दिन में जो कर इकट्ठा करने वाले हैं वे अधिकारी आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या करते थे? लोग भाग जाते थे अपने गांव छोड़कर जंगल की ओर। तो ये क्या उपाय अपनाया इन्होंने ऐसी स्थिति से बचने के लिए? जंगल में भाग जाना। राजा और प्रजा, विशेषकर इन्हीं कहानी से पता चलता है कि जो राजा और प्रजा थी, इनके संबंध कैसे थे? तनावपूर्ण थे, क्योंकि राजा अपने कोष भरने के लिए, राजकोष भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करता था, जिससे जनता दुखी थी। इन्हीं कथाओं से पता चलता है। इस संकट से बचने के लिए जंगल की ओर भाग जाते थे। इसके अलावा किसानों ने अपनी उपज को भी बढ़ाने के उपाय ढूंढे। उपज को बढ़ाने के उपाय क्यों? क्योंकि इन्हें कर भी देना होता था, और कर देने के बाद ताकि इनकी बचत हो सके अच्छी खासी, इसलिए इन्होंने उपज बढ़ाने के तरीके अपनाए। तो उपज के बारे में देखिए, यहाँ बताया गया है कि धान की रोपाई उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर पानी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। तो उपज बढ़ाने के तरीके में क्या क्या शामिल था? एक तो था कि हल का प्रचलन आया, लोहे के हलों का प्रचलन आया। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी घाटी में लोहे के हल जो थे प्रचलित हो चुके थे, इनका प्रयोग होता था।
जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा, अच्छी खासी वर्षा होती थी, वहां पर लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था भूमि की जुताई के लिए। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से भी उपज बढ़ी, लेकिन जो लोहे का फाल यूज किया जाता था वो सब जगह नहीं होता था। अगर हम पंजाब और राजस्थान की बात करें, यहाँ की जमीन अर्धशुष्क थी। इन क्षेत्रों में 20वीं सदी में, देखिए कितने लंबे समय के बाद 20वीं सदी में ही लोहे के फाल का प्रयोग आया। और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, इनमें केवल कुदाल का प्रयोग होता था। उपज बढ़ाने का और तरीका क्या है? सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, जिनमें कुएं, तालाब और कहीं कहीं नहर के माध्यम से सिंचाई करनी शुरू हुई। तालाब, कुएं और नहरों की जैसे सिंचाई साधन निर्मित कौन कराते थे? तो या तो राजा करवाते थे या फिर जो प्रभावशाली लोग होते थे वही करवाते थे। यहाँ पर सीमाओं का महत्व देख लेते हैं। मनुस्मृति, ये एक विधि ग्रंथ है। क्वेश्चन बन जाता है आपका। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। कब लिखा गया? 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच ये लिखा गया। और इसमें राजा के बारे में बताया, उसे सलाह दी गई है कि राजा को अपने क्षेत्र की जो सीमा है उसकी पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ देने चाहिए। ये निशान कैसे हो सकते हैं? कोई पत्थर, हड्डी, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ या फिर रेत। तो इस तरह के कुछ निशान होने चाहिए जो भूमि में इन्हें गाड़ देना चाहिए, जो लंबे समय तक नष्ट न हो। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, ग्रामीण समाज में भी अलग अलग जगह पर विभिन्नताएं थी। कहानियों में विशेषकर जो बोध कथाएं हैं उनमें भूमिहीन खेती कर, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें क्या क्या विभिन्नताएं मिलती है। तो वहां पर कौन कौन भूमिहीन खेतीहर था, जिनके पास कोई भूमि नहीं थी, वे श्रमिक, छोटे किसान भी थे, कुछ बड़े जमींदार भी थे। तो इनका वर्णन मिलता है बोध कथाओं में। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग हुआ है, और गृहपति किसे कहा गया है? छोटे किसान और जमींदारों को। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे और ये किसानों पर नियंत्रण रखते थे। तो किसानों पर नियंत्रण कौन रखता था? जमींदार और ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत था। तमिल संगम साहित्य में कुछ शब्दावली दी गई है, जैसे कि यहाँ पर भी कुछ वर्ग बताए गए हैं, जैसे कि वेल्लार एक वर्ग था, वेल्लार जो बड़े जमींदार थे। एक अन्य वर्ग था हलवा या फिर उलवर, और दास भी थे, दास अनिवाई। गृहपति किसे कहा गया? ये देखिए, गृहपति अर्थात घर का मुखिया। और ये क्या कर ये कौन था? जो घर में रहने वाली महिला, बच्चे, नौकर और दास थे, ये उन पर नियंत्रण रखता था। घर से जुड़ी जो भूमि, जानवर या फिर अन्य वस्तुएं, इन सब का ये मालिक होता था। इसके अलावा गृहपति शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्ति और व्यापारियों के लिए भी होता था। एक छोटे गांव का जीवन देखिए यहाँ बताया गया है। एक छोटे गांव में किस तरह का जीवन था। तो यहाँ पर देखिए हर्षचरित का वर्णन दिया गया है। हर्षचरित किस भाषा में? संस्कृत में। किसने लिखी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन था? ये हर्षवर्धन का एक राजकवि था, और हर्षवर्धन की जीवनी है हर्षचरित। कब लिखी गई? 7वीं शताब्दी में। तो देखिए आपके यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी हर्षचरित का एक यहाँ वर्णन दिया है, जो कि विंध्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। विंध्य क्षेत्र के जो जंगल है उनका वर्णन दिया है। बताया है कि यहाँ के जो अधिकांश लोग थे वे कुदाल का प्रयोग करते थे, फाल का प्रयोग न करके यहाँ पर कुदाल का प्रयोग होता था, क्योंकि जो घास की भूमि थी, यहाँ घास से भरी हुई भूमि मिलती है, यहाँ पर हल चलाना मुश्किल होता था। बहुत ही कम हिस्से साफ थे, अर्थात मैदान के जो हिस्से हैं वो कम थे, और यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। आप ध्यान से देखते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, आप ऐसे नोट करते चले जाइए, 1 2 3 करके देखिए। जब आप पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 1 2 3 अलग से नोट्स बनाओगे, काफी टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन बना आपके? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बन गया, हर्षचरित किस भाषा में? संस्कृत में। किस राजा की जीवनी? हर्षवर्धन की। किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। कब लिखी?
7वीं शताब्दी में लिखी। वर्णन किसका है इसमें? विंध्य क्षेत्र का। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी काली है, काली लोहे जैसी सख्त है। और इस यहाँ पर और वर्णन क्या मिलता है, यहाँ पर किस किस की खेती होती है। तो देखिए आप उन पर पॉइंट पर नंबर डाल दीजिए, आपके कितने क्वेश्चन इस पेज पर बन रहे हैं। ऐसे ही आप हर पेज पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फसलों के बारे में बताया है। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी, सन, शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी, घास के बोझ लेकर आते जाते हुए आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे। तो ये सब वर्णन है यहाँ की जो फसल होती थी उनका। ग्रामीण महिलाएं गांव में जाकर इन्हें बेचती थी और इनके सिर पर जंगल से एकत्र किए हुए फलों की भी टोकरियां होती थी। तो आपको केवल यहाँ से ही इसी पॉइंट से 6 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलिए अब भूमिदान के बारे में देखते हैं। भूमिदान के प्रमाण कब से मिलते हैं? तो ईस्वी की जो आरंभिक शताब्दियां है तब से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। और जो भूमिदान होता था, इनका जो प्रमाण होता था वो था ताम्रपत्र। ताम्रपत्र पर खुदवाकर जिन्हें दान किया जाता था उन्हें दिए जाते थे ये ताम्रपत्र। इन पर लिखा होता था कि ये भूमि इस व्यक्ति को दान की गई है। भूमि दान के जो प्रमाण मिलते हैं वे साधारण तौर पर भूमि जो दान में दी जाती थी धार्मिक संस्था या फिर ब्राह्मणों को दी जाती थी। और ऐसे अभिलेख ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है, कुछ तमिल में भी है और कुछ तेलुगु में भी है। प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये थी गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। इनका शासन कब से कब तक? 375 से 415 तक। और प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था वाकाटक वंश में। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, अर्थात महिलाओं को भूमि की संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन एक अभिलेख से हमें पता चलता है कि इन प्रभावती गुप्ता जो थी ये भूमि की स्वामी थी और इन्होंने दान भी दिया था, अर्थात भूमि का दान दिया था। अब इन्हें ही ऐसी ये स्वामी क्यों बनी जब महिलाओं को नहीं थी अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार नहीं था? क्योंकि ये रानी रही है। इनका पति मर गए थे जब प्रभावती गुप्ता के पति की मृत्यु हो गई थी तो ये रानी बनी थी और इन्होंने ही अपने राज्य को संभाला। ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है धर्मशास्त्रों के नियम सभी जगह समान रूप से लागू न हो। ये देखिए जो भूमि दान में दी जाती थी ऐसा नहीं है सभी क्षेत्रों में समान रूप से भूमि दान दी गई है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े दान दिए गए हैं तो कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की रणनीति थी। देखिए लोग इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो भूमि दान किया गया इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि जिन क्षेत्रों में भूमि नहीं होती थी तो वहां पर भूमि की कृषि को बढ़ावा देने के लिए वो भूमि दान में दी जाती थी। वहां पर लोगों को बसाया जाता था और कृषि को बढ़ावा देने के कारण भूमि दान किया गया। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का कहना है भूमि दान इसलिए भी होता था जो राजा अपने आप को कमजोर समझने लगते थे, समझते थे कि अब हमारी पकड़ जो है अपने राज्य से अपनी प्रजा से कम हो रही है तो भूमि दान देकर अपने आप को उत्कृष्ट दिखाते थे और अपने समर्थक जुटाते थे, क्योंकि जिसे भूमि दान में देंगे वो इनके समर्थक बन जाएंगे। तो इसके कई कारण बताए। एक तो बताया यही कृषि को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा अपने समर्थक जुटाने के लिए और अपने आप को उत्कृष्ट दिखाने के लिए। ये देखिए प्रभावती गुप्ता ने दान दिया था और उस दान में क्या बताया गया है, इनका एक अभिलेख है, इसमें बताया गया है अग्रहार जिसे भूमि दान में दी गई हो। तो इसके बारे में बताया है कि इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारी भी उन्हें यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल कोयला देने के दायित्व से मुक्त रहेगा।
वे मदिरा खरीदने, नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित करने से मुक्त रहेंगे। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फल और दूध देने से भी छूट है। गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और छोटे बड़े सभी करों सहित किया गया है। और ये जो अभिलेख जारी किया गया है, ये कब किया गया था? ये किया गया था राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया। और किसने उत्कीर्ण करवाया? चक्रदास ने उत्कीर्ण करवाया था। तो यहाँ पर देखिए ये वर्णन दिया गया है कैसे इस क्षेत्र को जो भूमि दान दी जाती थी उन्हें कैसे कर मुक्त रखा जाता था। अग्रहार वो भूमि भाग जो ब्राह्मणों को दान दिया गया था। ब्राह्मणों से भूमि या अन्य प्रकार के कर वसूले नहीं जाते थे, अर्थात ये एक ब्राह्मणों को करों से छूट थी। इसके अलावा ब्राह्मण स्वयं भी स्थानीय लोगों से कर वसूलते थे। जिन अधिकारी या सामंतों पर का नियंत्रण नहीं होता था, देखिए कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं होता था। वो कौन थे? जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, जो घुमक्कड़ या फिर एक स्थान पर रहने वाले थे या जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग, इन पर अधिकारी या फिर सामंतों का नियंत्रण नहीं होता था। ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे, तो इन लोगों के बारे में जानकारी बहुत ही कम मिलती है, न के बराबर, क्योंकि इनके विवरण कहीं मिलते ही नहीं है। नगर और व्यापार, चलिए आगे देखते हैं व्यापार के बारे में क्या दिया है। देखिए भाई, इनमें जो महाजनपद थे, उन महाजनपदों में प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। सभी नगर मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे नगर भूतल मार्गों के किनारे बसे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर स्थित थे, जहां से समुद्री मार्ग शुरू हुए हैं। और मथुरा जैसे शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। पाटलिपुत्र के बारे में बताया है, इसका भी अपना एक अलग इतिहास रहा है। पाटलिपुत्र का जो विकास हुआ है वो हुआ था पाटलिग्राम एक गांव से। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में मगध के राजाओं ने राजगाह अर्थात राजगृह को हटाकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब यहाँ मौर्य साम्राज्य आया तो उसके समय पाटलिपुत्र एशिया के बड़े नगरों में से एक बन गया। इसके बाद इसका महत्व कम होता चला गया और जब चीनी यात्री स्वयं तसांग अर्थात वेनसांग 7वीं सदी में आए, कब आए? हर्षवर्धन के समय। तो उन्होंने बताया कि इस समय तक यह पाटलिपुत्र नगर खंडहर में बदल गया था और यहाँ की जनसंख्या भी काफी कम हो चुकी थी, क्योंकि इस समय प्रमुख केंद्र बन गया था कन्नौज। नगरीय जनसंख्या देखते हैं। संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार, शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष मिलते हैं, जिनके आधार पर उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है, जिनमें चमकदार कलाई चढ़ी होती है। तो देखिए जहाँ राजा या फिर संभ्रांत वर्ग रहते थे वहां से अच्छी मिट्टी के कटोरे थालियां मिली है। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र इन्हें कहा गया है। इनका प्रयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबा, हाथी दांत, शीशे के अलग अलग तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पकी मिट्टी भी मिली है। 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं। छोटे दानात्मक अभिलेख किनके हैं? ये अभिलेख ये है ज्यादातर जो गांव में नगरों में रहने वाले धोबी, ये अभिलेख है धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजा। इनके बारे में इन अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। ये देखिए भाई, एक बार हम मैप देख लेते हैं। तो ये था उपहार जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। राजगीर या राजगाह पाटलिपुत्र
यहाँ से हटके राजधानी बनाई गई थी पाटलिपुत्र। बाद में पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया और कन्नौज का महत्व बढ़ गया। यह गुप्त शासक गुप्त वंश यहाँ पर था और इन्हीं की चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसका विवाह कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ वाकाटक में, वाकाटक वंश में उसका विवाह हुआ था। ये देखिए श्रेणी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। श्रेणी होते थे उत्पादक या फिर व्यापारियों का संघ। व्यापारियों के संघ को कहा गया है श्रेणी। और ये श्रेणी क्या करते थे? ये करते थे कच्चे माल को खरीदते थे और उसे सामान तैयार करके उसे बाजार में बेचते थे। दानात्मक अभिलेख धार्मिक संस्थाओं के लिए, धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिया जाता था उनका ही वर्णन मिलता है इनमें। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, तो बाहर का व्यापार अर्थात दूसरे देशों के साथ भी व्यापार होता था। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका पश्चिमी एशिया तक फैल गया। बंगाल की खाड़ी से मार्ग चीन दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। तो ऐसा नहीं है कि विदेशों के साथ पहले शासन नहीं व्यापार नहीं होता था। इनमें अफ्रीका, एशिया, चीन, दक्षिण एशिया, इन सब क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता था। शासकों ने इन मार्गों पर नियंत्रण करने की भी कोशिश की और इन मार्गों पर व्यापारियों को सुरक्षा के बदले ये उनसे धन लेते थे। समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे जो कि खतरनाक थी। समुद्र मार्ग से यात्रा करना खतरनाक थी क्योंकि उनमें लुटेरे भी रहते थे, लेकिन इनके कुछ फायदे भी होते थे। तमिल भाषा में मस्तूवन और प्राकृत भाषा में सतवा या फिर सेट्टी के नाम से सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। तो व्यापारियों को क्या क्या कहा गया है? तमिल भाषा में तो व्यापारियों को कहते थे मस्तूवन और प्राकृत में कहते थे सतवा या सेट्टी। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियों की भारी मांग थी और इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। मालाबार तट अर्थात आधुनिक जो केरल का क्षेत्र है उसके बारे में वर्णन दिया है। किसने दिया है? एक यूनानी समुद्री यात्री रहे हैं और उनकी रचना है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन अर्थात लाल सागर और पेरिप्लस यानी कि समुद्र की यात्री। तो लाल सागर की यात्रा, इसका वर्णन दिया गया, इसमें वर्णन दिया गया है। कब की है ये रचना? लगभग पहली शताब्दी की। इसमें वर्णन दिया है भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में जहाज भेजते थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता था। तो किन किन वस्तुओं का आयात किया गया है उनका भी वर्णन है। इसके अलावा काली मिर्च का निर्यात होता था। उच्च कोटि के मोती, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर, हीरे, काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता था। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगे के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो मूंगे के साक्ष्य है कहाँ से मिले हैं? तमिलनाडु में। और कहाँ से? तमिलनाडु में भी कोडुमनाल से। सिक्कों, अब सिक्कों के बारे में यहाँ वर्णन दिया है। सिक्के और राजा चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व सबसे पहले ढाले गए। तो कब से जो आज सिक्के थे कब से ढाले गए? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और पूरे उपमहाद्वीप में ही ये सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया। यह भी संभव है कि व्यापारी, धनपति और नागरिक भी सिक्के जारी करते हो। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ जो सिक्के है वो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सिक्कों पर राजा की प्रतिमा और तिथि लिखना किसने शुरू किया? वो किया था हिंद यूनानी शासकों ने, जिन्होंने 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया था। हालांकि जो सोने के सिक्के हैं बड़े पैमाने पर 1ली शताब्दी ईस्वी में जो कुषाण शासक है उन्होंने जारी किए। इनका आकार और वजन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान था।
उत्तर और मध्य भारत के पुरा स्थलों पर भी ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग के भी संकेत मिले हैं। दक्षिण भारत के अनेक पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। तो रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं दक्षिण भारत से, जिससे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों से भी सिक्के मिले हैं। ये योध्य शासकों के मिले हैं। पुराविदों को योध्य शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं। इससे पता चलता है कि इनकी व्यापार में रुचि थी। ये देखिए, सोने के जो भव्य सिक्के हैं गुप्त शासकों ने जारी किए, और शुरू में जब इन्होंने सिक्के जारी किए तब तो इनमें सोना उत्तम मात्रा का था, अच्छा सोना था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई और सोने की शुद्धता भी घटती चली गई। 6वीं शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि आर्थिक संकट पैदा हुआ होगा। या फिर कुछ लोगों का कहना है कि सिक्कों का मिलना इसलिए भी कम हुआ क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, और रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण व्यापार पर उसका प्रभाव पड़ा, इसीलिए सिक्के कम मिलते हैं। मुद्रा शास्त्र, जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, केवल सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों के साथ ही उन पर जो लिपि मिलती है, चित्र मिलते हैं, उन सब का भी अध्ययन किया जाता है। मुद्रा शास्त्र अर्थात न्यूमिस्मेटिक्स। ये देखिए, यहाँ पर आहत सिक्का दिखाया गया है, और ये एक योध्य सिक्का, योध्य शासकों द्वारा जारी किया गया सिक्का। ये यहाँ पर एक अभिलेख दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर अभिलेख में यह अशोक का अभिलेख था, जिसमें कुछ शब्दावली दी गई है। कै को कैसे लिखा गया है, च को कैसे, ढ कैसे, ये त्य तो बिल्कुल ऐसे है, बस इस पर डंडा लगा दो। मैं को कैसे और रै को कैसे। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। देखिए, जो आधुनिक भारतीय भाषा है, इनमें प्रयुक्त सभी लिपियों का मूल क्या है? वो है ब्राह्मी लिपि। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने अनुमान लगाया, शुरू में तो ये सोचते थे कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जो कि अशोक के अभिलेखों में मिलती है। क्रोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो अभिलेख मिले हैं वो क्रोष्टी लिपि में है। तो देखिए, इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और क्रोष्टी में लिखे गए हैं। अब यूनानी भाषा को पढ़ने वाले जो यूरोपीय थे, यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलो डॉट्स नाम लिखने के लिए एक ही प्रतीक का प्रयोग किया गया है। प्रिंसेप ने क्रोष्टी लिपि में लिखे अभिलेखों को पढ़ा और उसकी पहचान प्राकृत के रूप में की, इसीलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया। अब अभिलेखों से क्या क्या ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं? देखिए, अभिलेखों में शासक अशोक का नाम नहीं है। अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का वर्णन मिलता है, जैसे कि देवानाम पिय। देवानाम पिय ये अशोक की उपाधि थी, अर्थात देवताओं का पिय से बताया गया है। इसके अलावा पियदसी अर्थात देखने में सुंदर, ये भी एक उपाधि धारण की थी अशोक ने। अशोक ने अभिलेखों में कहा कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी, अर्थात इससे पहले, अशोक से पहले जो भी शासक हुए हैं, केवल मौर्य में नहीं, अलग वंश के भी, उन्होंने कोई रिपोर्ट इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले अशोक ने ही ऐसा किया था। और ब्रैकेट में देखिए, इतिहासकार जो ब्रैकेट में कुछ शब्द लिख देते हैं, उनका वे क्यों लिखते हैं? ताकि वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो सके, उनका मीनिंग बदल ना पाए, इसीलिए ब्रैकेट में उसे डिटेल में लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रतिवेदक, एक शब्द आता है प्रतिवेदक, इसका अर्थ है संवाददाता बताया गया है। देखिए, अब जैसे अशोक ने अभिलेख लिखवाए जगह जगह पर, क्या सभी लोग पढ़े लिखे थे? क्या सब लोग उन अभिलेखों को पढ़ लेते थे? तो ऐसा नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन अभिलेखों को पढ़कर सुनाया जाता था। अधिकारी व्यवस्था करते थे कि कोई व्यक्ति गांव वहां पर जाता था, उनमें जो भी लिखा होता था उन्हें पढ़कर सुनाया जाता था, ताकि सभी को उसके बारे में जानकारी हो सके।
इसके अलावा हमें अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आया था। जब उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की तब उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई थी। हालांकि इसका वर्णन वहां पर जो अभिलेख है उसमें नहीं मिलता। राजा की वेदना। जब देवानाम पियदसी ने अपने शासन के 8वें वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। और इस युद्ध में 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे या फिर इससे ज्यादा भी लोग मारे गए हो। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानामपिय धम्मम के गहन अध्ययन, धम्मम किशनी और धम्मम के उपदेश में डूब गए। जब इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की हत्या हुई तो उसे देखकर अशोक का मन बदल गया और वे धर्म के कार्यों में लग गए। यही देवानामपिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवानामपिय के लिए यह बहुत ही वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहां लोग मारे जाते हैं और निष्कासित किए जाते हैं। चलिए भैया आगे देखिए, यहाँ पर अभिलेख की कुछ सीमा बताई गई है। अभिलेख की सीमा क्या होगी? एक तो ये होगा कि अभिलेख कितने स्पष्ट भाषा में लिखे गए हैं, उन्हें गहरी खुदाई करके लिखा गया है या हल्की। अगर हल्की लिखी गई होगी तो कुछ समय बाद वो फीकी पड़ जाएगी और वो नष्ट हो जाएंगे, उसे पढ़ना आसान नहीं होगा। इसके अलावा वो किस वस्तु पर लिखे गए हैं, क्या वो वस्तु कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी या नहीं। तो ये होती है अभिलेखों की सीमाएं। उदाहरण के तौर पर से कि खेती की दैनिक क्रियाएं, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख, इन सब का वर्णन अभिलेखों में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अभिलेखों को जारी कौन करवाता है? वो करवाता है राजा, और उन्हीं के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। आम जनता के बारे में विचार नहीं मिलते। ये देखिए, इतिहास जब लिखा जाने लगा तो सबसे पहले किसके बारे में लिखा गया? 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार मुख्य रूप से राजाओं का इतिहास लिखते थे, उन्हीं के बारे में रुचि थी। 20वीं सदी में परिवर्तन आया और मुख्य विषय क्या बन गया इनका इतिहासकारों का? आर्थिक परिवर्तन क्या रहे हैं, सामाजिक समुदायों के उदय के विषय के बारे में लिखा जाने लगा। हाल के जो दशक रहे हैं उनमें ऐसे समुदायों के बारे में भी लिखने में इतिहासकारों की रुचि आई जो कि सामाजिक हाशिए पर थे। तो जब अलग अलग विचार, अलग अलग इनके बारे में लिखा जाएगा तो पीछे जो लिखा गया है उसके बारे में पुनर्विचार किया जाएगा और क्या पता क्या चीज बदलकर सामने आए। ये देखिए, एक ताम्रपत्र है जो कि कर्नाटक से मिला है, 6वीं शताब्दी ईस्वी का, और ये यहाँ पर बात इनकी एक लिपि में लिखा गया है। चलिए भाई अब कालक्रम देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये तिथियां आपको याद भी रखनी चाहिए। जो धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण हुआ, महाजनपद विकास हुआ और आहत सिक्के, ये कब के समय के हैं? ये हुआ था इनका विकास 600 से 500 ईस्वी पूर्व। मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ 500 से 400 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने भारत में कब आक्रमण किया? 327 से 325 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे 321 ईस्वी पूर्व में। अशोक का शासन 272 या 268 से 231 ईस्वी पूर्व। देखिए यहाँ पर दो तिथि क्यों है? बैठ तो गए थे, राजा तो बन गए थे 272 में, लेकिन 4 वर्ष ये ग्रह युद्ध में शामिल रहने के कारण इनका राज्याभिषेक नहीं हो पाया था। वो हुआ था 268 ईस्वी पूर्व में। मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईस्वी पूर्व। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शक शासक आए। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य, और दक्कन में सातवाहन। तो इनका समय कब का था? 200 से 100 ईस्वी पूर्व का। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शक शासक, रोमन व्यापार और सोने के सिक्के ये मिलते हैं 100 से 200 ईस्वी पूर्व के। कनिष्क कब शासक बना था? देखिए कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं 100 से 200 ईस्वी के। गुप्त शासन कब हुआ? 320 ईस्वी में। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो है 335 से 375।
चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका टाइम पीरियड 375 से 415, और यही समय दक्कन के वाकाटक वंश के बारे में भी दिया है। कर्नाटक में चालुक्यों का उदय कब हुआ और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय ये 500 से 600 ईस्वी में हुआ। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और चीनी यात्री स्वान अर्थात वेनसांग ने भारत में जो यात्रा की थी वो कब? इन दोनों का समय है 606 से 647। अरबों ने भारत जो सिंध विजय की है वो की थी 712 ईस्वी में। इसके अलावा अभिलेख शास्त्र के संबंध में कुछ दिया है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 में किया गया था और इसने अभिलेख जो ग्रंथ रहे हैं उनका भी अनुवाद करवाना शुरू किया था। कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख इकट्ठे किए कब? 1810 के दशक में। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा? 1838 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित कब किया? देखिए पढ़े गए थे 1838 में, लेकिन इन्हें प्रकाशित किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में। दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक आया था 1886 में। एपिग्राफिया इंडिका का पहला अंक आया था 1888 में। डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की 1965 से 66 में। तो ये हमारा आज का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने यहाँ अपना क्लियर किया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी के और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।